ग्रीन पैलेस में दिव्या खुद को ऊपर से नीचे देखते हुए, ये आपने मुझे क्या पहना दिया है। दिव्या ने इस वक्त ब्लैक टॉप और ब्लैक जीन्स के साथ ऊपर एक ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। वहीं आदित्य ने भी ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट पहन रखा था। आदित्य दिव्या की ओर बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है और आदित्य दिव्या के हाथों को पकड़कर बाहर जाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ एक स्पेशल मोमेंट जीने का मन कर रहा है, तो बस इसलिए ये पहनना ज़रूरी था। दिव्या अजीब नज़रों से खुद को देखने लगती है। ऐसा नहीं था कि दिव्या ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन शादी के बाद आज पहली बार दिव्या ने ऐसे कपड़े पहन रही थी जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। आदित्य दिव्या को लेकर नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है। दिव्या हैरानी से देखने लगती है। बेसमेंट पे जैसे बाइक बिक रही हों, इस तरह से अलग अलग मॉडल की बाइक रखी हुई थी। दिव्या आगे बढ़ते हुए बाइक को छूने लगती है। दिव्या को पहले से ही बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो भी बिल्कुल इसी तरह से बाइक को कलेक्ट करके रखा करती थी। इकलौती बेटी होने की वजह से विश्वनाथ जी ने भी कभी भी दिव्या को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। विश्वा हमेशा दिव्या की ख्वाहिशों को बोलने से पहले ही पूरा किया करते थे। दिव्या सारे बाइक को देख ही रही थी। वहीं आदित्य खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। दिव्या की नज़र एक बाइक पर जाकर ठहर जाती है। वह जल्दी से उस ओर इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे वो वाली पसंद है। आदित्य ने उस बाइक की ओर देखा, फिर हाँ में सिर हिलाकर उसकी ओर बढ़ गया। ग्रीन पैलेस के बाहर आदित्य बाइक पर बैठा हुआ था। दिव्या बस उसे ही देख रही थी। आदित्य दिव्या को देखकर, क्या हुआ, बैठो। दिव्या जल्दी से ना में सिर हिलाती है और फिर एक छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहती है, मैं चलाऊंगी। दिव्या की हरकत से आदित्य अब मुस्कुराने लगता है और वह फिर खुद पीछे होने लगता है। आदित्य के पीछे होते ही दिव्या खुश होकर आगे बैठ जाती है। दिव्या बाइक स्टार्ट करती है। आदित्य दिव्या को पकड़ लेता है। उसके साथ ही दिव्या बाइक की स्पीड बढ़ाए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेल में भैरव आंखें बंद किए हुए बैठा था। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह आंखें खोलकर देखता है तो स्वरा पुलिस के साथ अभी अभी अंदर आई हुई थी। उसके साथ ज्येष्ठा भी थी। जैसे ही भैरव स्वरा को देखता है, वह तुरंत स्वरा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वह स्वरा तक पहुंच पाता उससे पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है और ज्येष्ठा भी स्वरा को छुपाने के मकसद से आगे की ओर आ जाती है। भैरव छटपटाते हुए खुद को ही छुड़ाने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर स्वरा जोर से चिल्लाती है, छोड़ दो उन्हें। उसके इतना कहते ही पुलिस अपनी पकड़ से आज़ाद करते हैं। भैरव भागते हुए स्वरा के पास जाता है, पर सामने ज्येष्ठा खड़ी होती है। स्वरा ज्येष्ठा से, प्लीज़ दीदी, मुझे भैया से अकेले में मिलना है। ज्येष्ठा स्वरा को हैरानी से देखती है। वह कुछ बोलने को होती है,
लेकिन उससे पहले ही स्वरा उसे इशारे से रिक्वेस्ट करती है। पुलिस और ज्येष्ठा बाहर जाते हैं। उनके जाते ही भैरव स्वरा के पूरे चेहरे को देखता है, फिर आगे बढ़कर स्वरा के पूरे चेहरे को पकड़कर उसे चूमने लगता है। वह बिल्कुल पागलों की तरह उसे चूमे ही जा रहा था। भैरव चूमते ही हड़बड़ाते हुए, सोना तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? स्वरा शांत होकर बस भैरव को ही देख रही थी। भैरव अचानक स्वरा को गले लगाकर आंखें बंद कर लेता है। भैरव धीरे से, एक तुम ही तो हो सुकून मेरी, फिर क्यों मुझसे हमेशा दूर रहती हो? स्वरा अपना हाथ आगे बढ़ाकर भैरव की पीठ पर रखती है। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह आंसुओं को बहाते हुए, भैया आप ऐसे क्यों हैं? आपने मॉम डैड को भी मार दिया। यह सुनकर भैरव की पकड़ स्वरा पर मजबूत हो जाती है। यह महसूस होते ही स्वरा के कानों पर त्रिया की आवाज़ आने लगती है। स्वरा पाखी, तुम दोनों एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी भैरव से मिलने की कोशिश मत करना। और हाँ, ये समझ लो कि वो मर चुका है। स्वरा को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है। वह किसी भी तरह से खुद को संभालते हुए भैरव को पीठ को सहलाने लगती है और धीरे से कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। स्वरा की यह बोलते ही भैरव की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। वह स्वरा की चोटों को धीरे से छूकर बोलता है, जाने जहाँ, मैं तुम्हें कभी दर्द में नहीं देख सकता। मैं दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। एक तुम ही हो तो वजह हो जो मैं इस वक्त जेल में हूँ। अगर मैं चाहता तो इसी वक्त जेल के सभी लोगों की लाश यहाँ पड़ी होती और मैं बाहर होता। स्वरा भैरव को टाइटली पकड़कर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। भैरव स्वरा से अलग होकर उसके माथे को चूमता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाने जहाँ। मैं तुम्हारे लिए जलती आग के बीच में भी बैठ जाऊंगा, पर तुम्हारी बातों को टालने की कोशिश नहीं करूंगा। स्वरा अपने हाथ भैरव के गाल पर रख कर कहती है, काश कि आप नॉर्मल होते। भैरव के बिना कुछ बोले स्वरा का हाथ पकड़कर चूम लेता है। स्वरा कुछ देर तक भैरव को देखती रहती है, फिर आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेती है। भैरव स्वरा के चेहरे को थाम उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। स्वरा जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और ना में सर हिला देती है। भैरव पहले स्वरा के हाथ को देखता है, फिर उसके मांग में भरे हुए सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र को। ये सब देखकर भैरव स्वरा की आंखों में देखने लगता है। स्वरा की आंखों में एक रिक्वेस्ट थी जो शायद भैरव को किसी चीज़ के करने से रोक रही थी। भैरव स्वरा से दूर होकर जमीन पर बैठकर अपनी आंखों को बंद करे ही कहता है, अगर तुम खुश हो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। और एक बात, अगर मुझे पता चला तुम्हारा रिश्ता जो मांग से भरे सिंदूर से बना हुआ है उससे तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो मैं उस इंसान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा है। स्वरा एकटक भैरव को देखती रहती है।
फिर कुछ ही समय में वह वहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। उसके निकलते ही कांस्टेबल दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। भैरव आंखें खोलकर जाती हुई स्वरा को देखता है और फिर आंखें बंद करके ही कहता है, मैं तुम्हारा दीवाना था, दीवाना हूँ और हमेशा ही रहूँगा। आई लव यू सोना। ज्येष्ठा और स्वरा पुलिस स्टेशन से बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर रूहान कार से टिककर खड़ा था और उसकी आंखें बंद थीं। ज्येष्ठा स्वरा को साथ लेकर कार में बैठने वाली होती है कि रूहान आंखें बंद किए हुए ही कहता है, भाभी, भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज्येष्ठा रूहान को देखती है, फिर अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है। रूहान के कार के पीछे थोड़ी दूर पर ध्रुव की कार खड़ी थी और ध्रुव कार से टिककर फ़ोन पर कुछ देख रहा था और ज्येष्ठा स्वरा को बाय बोलकर ध्रुव की तरफ बढ़ जाती है। उसके जाते ही स्वरा एक नज़र रूहान की ओर देखती है और फिर कार में बैठ जाती है। स्वरा के बैठते ही रूहान भी कार में बैठ जाता है। ज्येष्ठा ध्रुव के पास जाते ही कहती है, क्या हुआ ध्रुव, तुम ऑफिस नहीं गए? ध्रुव फ़ोन को बंद करके जेब में रखता है, फिर ज्येष्ठा को तुरंत गोद में उठा लेता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है। ज्येष्ठा भी मुस्कुराते हुए ध्रुव के गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है। ध्रुव ज्येष्ठा को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। वहीं ज्येष्ठा को खींचकर अपनी गोद में बिठाकर उसे किस करने लगता है। ज्येष्ठा भी पीछे नहीं हटती, वह भी ध्रुव को किस करने लगती है। वहीं आगे बैठा ड्राइवर दोनों की बेशर्मी देख खुद शर्मा जाता है और जल्दी से पीछे का पार्टीशन ऑन कर देता है। कार में रूहान और स्वरा एकदम से चुपचाप बैठे थे। स्वरा कहीं गुम थी और रूहान बार बार स्वरा को देखे जा रहा था। रूहान के आँखों के सामने वही सीन दिखने लगता है जब भैरव स्वरा के पूरे चेहरे को चूम रहा था। वैसे तो वह पहले बाहर ही रुका था, लेकिन उसे अजीब लग रहा था तो वह अंदर चला गया था। उसके जाते ही वह देखता है कि भैरव स्वरा के पूरे चेहरे को चूम रहा था। रूहान गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और सीधे पुलिस स्टेशन से बाहर आकर खुद को शांत कराने के लिए कार से टिककर खड़ा होकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। रूहान स्वरा को देख ही रहा था कि अचानक उसे क्या हुआ। वह स्वरा को अपनी गोद में बिठाकर गले लगा लेता है। रूहान के इस अचानक रिएक्शन से स्वरा चौंक जाती है और साथ में अपने सोच से भी बाहर आती है। स्वरा रूहान की पीठ पर हाथ रखकर, क्या हुआ है मिस्टर हैंडसम? रूहान चुपचाप स्वरा को गले लगा कर रहता है, एक शब्द तक नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और दिव्या टपरी पर चाय पी रहे थे। कुछ औरतें दिव्या को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखे जा रही थीं और फुसफुसाते हुए कुछ कह भी रही थी। दिव्या भी ये सब नोटिस कर रही थी। दिव्या की ओर थोड़ा झुककर उसके कान में कहती है, मिस्टर हस्बैंड, देखिए ना वो लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। आदित्य एक नज़र उन
औरतों की ओर देखता है और फिर दिव्या को देखकर, तुम क्या चाहती हो वाइफी? दिव्या फिर एक बार उन औरतों को देखती है, फिर आदित्य को देखकर कहती है, ओ लोग इधर ना देखें। दिव्या इतना ही बोलती है कि आदित्य दिव्या की गर्दन को पीछे से पकड़कर सीधे उसे किस करने लगता है। यह देखकर टपरी पर बैठे सभी लोगों की तो जैसे होश से उड़ जाती हैं, और जो औरतें दिव्या की ओर देख रही थे वह सब जल्दी से अपनी नज़रें हटाकर अपने अपने काम में ही लग जाते हैं। वहाँ पर चाय पी रहे लोग भी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। करीब 20 मिनट की किस के बाद आदित्य दिव्या की होठों को छोड़ देता है। दिव्या तो अब बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। आदित्य दिव्या के चिन्ह को पकड़कर हाथों की ओर करता है। दिव्या देखती है तो वह सभी औरतें गलती से भी एक नज़र तक उसकी ओर नहीं देख रही थी। यह देखकर जहाँ दिव्या खुश थी तो वहीं जब उसे इसका कारण समझ आता है तो वह घूर कर आदित्य को देखती है और कहती है, उनके नज़रों को हटाने का और भी तरीका था। आदित्य अपनी नज़रें इधर से उधर करते हुए, हाँ था, पर मुझे यही तरीका बेस्ट लगा। दिव्या अब बुरी तरह से आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य खड़ा होता है और दिव्या को चलने का इशारा करता है। दिव्या भी खड़ी हो जाती है। आदित्य बाइक के सामने खड़ा हो जाता है। दिव्या भी खड़ी हो जाती है। आदित्य दिव्या को इशारा करते हुए, चलो बैठो। दिव्या एक नज़र बाइक को देखती है, फिर जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं चलाना है, अब आप चलाइए। आदित्य मुस्कुराते हुए बाइक पर बैठता है। दिव्या पीछे जाने वाली होती है कि आदित्य उसे पकड़कर अपने आगे बैठने का इशारा करता है। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है तो आदित्य दिव्या के कमर को पकड़कर सीधे उसे अपने आगे बैठा देता है। दिव्या आदित्य के सामने आ जाती है। इस वक्त आदित्य और दिव्या का चेहरा आमने सामने था। दिव्या आदित्य को गले लगा लेती है। दिव्या के ऐसा करते ही आदित्य बाइक स्टार्ट करता है और चंद पलों में दोनों हवाओं की स्पीड से वहाँ से चले जाते हैं। बाइक राइडिंग करके दोनों बहुत सी जगह घूमते हैं। कई जगह रुककर खालीपन में दोनों खुद को महसूस करते हैं। कई सारी बातें भी करते हैं। आज का दिन जैसे दोनों के लिए खुशियों से भरा हुआ था। पूरे पल को जीने के बाद आदित्य और दिव्या रात को पहुंचते हैं। आदित्य दिव्या को उठाकर कमरे में लेकर जाकर एक ड्रेस पहनने को कहता है। दिव्या थोड़ी सी कंफ्यूज होकर ड्रेस को देखने लगती है। आदित्य दिव्या को देखकर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से यह लाया है, एक बार पहन कर दिखाओ ना। दिव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर ड्रेस को लेकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर में दिव्या ड्रेस पहन कर आती है। रेड कलर का ड्रेस जो कि दिव्या के घुटनों के ऊपर था। उसके ऊपर से एक नेट की फुल लेंथ की कोटी थी, लेकिन वह दिव्या के पैरों को ढक नहीं पा रही थी। रेड कलर की ड्रेस
दिव्या पर बहुत ही ज़्यादा जच रही थी। आदित्य तो दिव्या की खूबसूरती में जैसे कहीं खो सा जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, किस्मत से हीरे से भी कीमती चीज़ मुझे देकर मुझ पर मेहरबान किया है। शायद ये कीमत में कभी ना चुका पाऊँ। दिव्या मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर ही देखने लगती है तो आदित्य दिव्या को गोद में उठाए ही कमरे से बाहर वहीं से निकलकर चला जाता है और फिर थोड़ी दूरी पर पहुंचकर उसी कमरे में रुक जाता है जहां आदित्य ने दिव्या और अपनी पहली मुलाकात की तस्वीर लगा कर रखी हुई थी। इस बीच आदित्य और दिव्या की नज़र बस अपनी आंखों में ही थी। आदित्य दिव्या को गोद से नीचे उतार कर खड़ा करता है। दिव्या दरवाजे को देखती है जिस पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से वेलकम माय लव लिखा हुआ था। दिव्या अपने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोलती है। वह थोड़ा आगे बढ़ती है। उसके आगे बढ़ते ही दिव्या के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हैं। फिर अचानक कमरे का पूरा लाइट ऑन हो जाता है। सामने की ओर देखकर दिव्या हैरान रह जाती है। तभी घड़ी की टिंग टिंग करके आवाज़ सुनाई देती है। आदित्य दिव्या को पीछे से हक कर उसके कान में बहुत ही मदहोशी भरी आवाज़ में कहता है, हैप्पी बर्थडे वाइफी।